हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नैतिक से काफ़ी सारी बातें करने के बाद अंतरा वापस आई। तब उसने गायत्री को एक कोने में किसी लड़के के साथ प्यार भरी बातें करते देखा। वो लड़का तो हिंदुस्तानी था, लेकिन उसके लहजे से मालूम पड़ रहा था कि वो शायद लंबे टाइम तक फॉरेन में रहा होगा। अंतरा वापस अपनी पहली जगह पर आ गई और उसने देखा कि अभी भी रईस औरतों के साथ लता की बातें खत्म नहीं हुई थी। तब तक महेश ने भी अपनी बातचीत पूरी की और अंतरा की तरफ आया। महेश थोड़ा नाराज लग रहा था। उसने कहा, अंतरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं देख रहा हूँ, तुम कब से गायब थी? अंतरा ने जवाब दिया, वो क्या है कि मैं खड़े खड़े थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। आपको मुझसे कोई काम था? महेश ने कहा, नहीं, लेकिन यह कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं है, इसलिए इधर उधर मत भागो। अंतरा ने आज्ञाकारी बनने का नाटक करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। यह देखकर महेश को बड़ी खुशी हुई। उसने आगे अंतरा से पूछा, अंतरा, क्या तुम्हारी मुलाकात बिग बॉस से हुई? यह सुनकर अंतरा को समझ आ गया कि महेश ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसने सीधा कह दिया, नहीं तो। क्या आप उनसे मिलकर दोस्ती करना चाहते हो? यह सुनकर महेश थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने एक बहाना ढूंढा और कहा, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही। चूंकि अब मैं मुंबई में ही काम कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे गलत मत समझना। महेश की बात सुनते ही अंतरा मुस्कुराई और कहा, बेशक, हर कोई मिस्टर दीक्षित के कैरेक्टर के बारे में जानता है कि वो कितने ईमानदार इंसान हैं। अपनी तारीफ सुनकर महेश का सर फक्र से ऊंचा हो गया। तब तक उसकी नज़र लता पर पड़ी। लता अपनी ड्रेस को हाथों से उठाकर धीरे धीरे चल रही थी। महेश जल्दी से लता के पास गया और उसकी ड्रेस उठाने में मदद की। कई लोग उन दोनों को देख रहे थे। कुछ औरतें लता को ईर्ष्या की नज़र से देखकर अपने पति की तरफ फुसफुसा रही थी। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे वो कह रही हों, देखा, इस औरत का पति अपनी बीवी का कितना ख्याल करता है, और एक तुम हो। हालांकि उन औरतों को यह नहीं पता था कि महेश अपनी पत्नी का ख्याल सिर्फ तब करता था जब वो दुनिया के सामने होता था, लेकिन घर पर वो लता को ऐसे ऑर्डर्स देता था जैसे किसी नौकरानी को ऑर्डर दे रहा हो। कपड़े उठाने की बात तो दूर, अपने से 2 फीट की दूरी पर पड़ा न्यूज़पेपर भी वो लता से उठवा कर लेता था। पिछले कुछ दिनों में अंतरा महेश के घर पर रहकर यह सब अपनी आंखों से देख चुकी थी। और देखा जाए तो अंतरा को इस बात की खुशी भी थी कि उसकी माँ महेश जैसे ढोंगी से शादी करने के लिए जिंदा नहीं बची थी, क्योंकि सिर्फ लता जैसी दौलत की भूखी औरतें ही इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त कर सकती हैं। सब लोग लता को दूसरों की ईर्ष्यालु निगाहों से देख रहे थे। यह जानकर लता को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अंतरा को अचानक एहसास हुआ कि लता और महेश दरअसल एक ही टाइप के थे। दोनों ही दूसरों के सामने दिखावा करते थे ताकि सभी उनकी तारीफ करें। इस तरह से दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी। हालांकि आखिर में सहना तो लता को ही पड़ता था। महेश को बर्दाश्त करने की उसे सालों से आदत लग चुकी थी। शायद इतने सालों में उसे महेश का कोई ऑप्शन नहीं मिला था, और अब तो वह जवान भी नहीं रही थी, और इसलिए अब उसने वो जिम्मेदारी गायत्री को दे दी थी। पहले गायत्री ने अपने जीजा को पटाया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आहूजा खानदान में शादी करने की कोई उम्मीदें नहीं थी। आज गायत्री के लिए एक बेहतरीन मौका था, और वह कामयाब भी हुई थी। उसे एक एनआरआई मिल गया था। उस बेचारे को पता भी नहीं था कि गायत्री किसी वेश्या से कम नहीं थी। अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और देखा कि लता और महेश बातें कर रहे थे। लता ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कह रहे थे कश्यप जी? महेश बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने लता से कहा,
कश्यप जी कह रहे थे कि शॉपिंग मॉल तो अभी शुरुआत है, बिग बॉस और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बता रहे थे कि एक बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क और लोनावाला में काफ़ी सारे विलास बनाने हैं। इतना तो लगभग फाइनल है। अगर यह दोनों प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए ना, तो देखना, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में मेरे नाम की वाहवाही होगी लता। यह सुनकर लता भी एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, बेशक, आपका टैलेंट कश्यप जी और बिग बॉस के सपोर्ट के साथ आपकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको पता नहीं है, मैंने और गायत्री ने तो आपकी तरक्की के लिए मन्नतें भी मान ली हैं। यह सुनकर महेश के मन में लता के लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन तुरंत उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, पर गायत्री है कहाँ? लता महेश को यह हरगिज नहीं बता सकती थी कि गायत्री और एक आदमी चुपके से फ्लर्ट करने के लिए कहीं चले गए हैं, क्योंकि महेश के हिसाब से जब तक गायत्री और रुद्र का रिश्ता ऑफिशियली नहीं टूटता, तब तक गायत्री को रुद्र से ही शादी करनी थी। लता ने बहाना बना दिया और महेश से कह दिया, वो क्या है कि यहाँ पर बहुत शोर है, इसलिए वो थोड़ा टहलने गई है। आप फिक्र मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। महेश को लता की बात पर कोई शक नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ बात तो सही है, गायत्री प्रेग्नेंट है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उसे यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा। अभी कश्यप जी भी बता रहे थे कि गायत्री और बिग बॉस की बात में मीटिंग करवा देंगे। मुझे बस यह फिक्र है कि गायत्री प्रेग्नेंट है, इसलिए जल्द से जल्द उसकी शादी हो जानी चाहिए, वरना वो भी कुंवारी माँ बन जाएगी। उसे पता नहीं है कि अगर यह पुराना ज़माना होता तो उसे इस बात के लिए कितनी बड़ी सज़ा मिलती, और दूसरी तरफ मैं बिग बॉस को खोने का जोखिम नहीं ले सकता। महेश ने यह बोला ही था कि होस्ट ने बोलना शुरू किया। सारे मेहमान उसकी तरफ देखने लगे और सब एकदम शांत हो गए। नैतिक की वजह से अंतरा को पहले ही पता चल गया था कि इस लो प्रोफाइल अमीर आदमी की सरनेम जिंदल थी। नैतिक का पिता अशोक जिंदल लगभग 60 वर्ष का लग रहा था और उसने काले रंग का सूट पहना था। उसका शरीर मजबूत और गठीला था। दिखने में वो किसी मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर जैसा लग रहा था। अशोक के पास उसकी पत्नी किरण जिंदल खड़ी थी। देखने से ही पता चलता था कि किरण एक खानदानी रईस औरत थी। अशोक के लंबे और गठीले शरीर की तुलना में किरण बहुत पतली थी। उसकी हड्डियां और चेहरा छोटा सा नाजुक था। शायद यह इसलिए था क्योंकि अमीर परिवारों की पत्नियां अपने पति की रिस्पेक्ट करती हैं। किरण डरपोक दिखती थी। ऐसा लग रहा था कि पति और पत्नी के बीच बातचीत कम होती होगी। अशोक ने सारे मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा, आज हमारे घर पर आने के लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अंदर आए और हमारे साथ डिनर करें। अशोक की आवाज़ तेज और ठोस थी। अंतरा जो अशोक से काफ़ी दूर खड़ी थी, वो भी उसकी बातें साफ साफ सुन सकती थी। अंतरा को लगा कि नैतिक और उनकी बहन इसी का अपनी माँ जैसे दिखते हैं। अशोक के यह बोलते ही सारे मेहमान एक के बाद एक घर में दाखिल होने लगे। यह देखकर महेश चिढ़ गया और उसने लता से कहा, अरे यह गायत्री अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? उसे जल्दी से बुलाओ। यह सुनकर लता ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर गायत्री को कॉल डायल किया और फ़ोन अपने कान पर लगाया। लता सामने से फ़ोन उठने का इंतज़ार करने लगी। लगभग 30 सेकंड्स बाद उसने कहा, गायत्री फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? यह सुनकर महेश को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, गायत्री अंतरा की तरह डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहती? जब लता ने यह सुना तो उसने तुरंत कहा, अंतरा भी तो अकेली घूम रही थी। इस पर महेश ने तुरंत लता को टोकते हुए कहा, लेकिन अंतरा अब वापस आ चुकी है, पर गायत्री कहाँ है? अगर कश्यप जी और बिग बॉस को इस बारे में पता चला तो यह कितना रूड लगेगा। इतनी बड़ी लड़की किसी के घर में इधर उधर घूम रही है, इससे उसी का नाम खराब हो जाएगा। अंतरा चुपचाप मियाँ बीवी की बहस सुन रही थी और मजे ले रही थी, लेकिन लता को कोई फिक्र नहीं थी। वो आगे बढ़ी और महेश का हाथ पकड़कर उसने धीरे से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मिसेस डिसूजा से सुना है कि आज जिंदल फैमिली उनके बेटे के लिए लड़की पसंद करने वाले हैं। हमारा गोल मिस्टर जिंदल का बेटा है।
मतलब कि बिग बॉस। अगर बिग बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिस्टर और मिसेस जिंदल कुछ नहीं कहेंगे। जब महेश ने यह सुना तो उनकी भौहें तुरंत तन गई। तुम्हारा मतलब है कि अब गायत्री बिग बॉस से शादी करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं लता, मैं तुम्हारी कोई भी बात मान सकता हूँ, लेकिन यह हरगिज नहीं मानूंगा। दुनिया को पता है कि गायत्री की रुद्र से शादी होने वाली है। अगर लोगों को यह पता चला कि अब गायत्री जिंदल परिवार में अपनी जगह ढूंढ रही है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? यह कहते हुए महेश की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। लता ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया और बताया कि महेश को अपनी आवाज़ नीची रखनी चाहिए। महेश ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। उसने पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि यह आइडिया तुम्हारा था या गायत्री का? इसके जवाब में लता ने महेश से कह दिया, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आइडिया किसका था, इम्पोर्टेंट आप हो। गायत्री सौतेली बेटी होने के बावजूद आपने उसे इतना प्यार दिया है जितना एक सगा बाप भी ना दे। आपने मेरे और मेरी बेटी के लिए इतना किया है तो वक्त आने पर हमारा भी बदला चुकाने का फर्ज बनता है। महेश को यह सब बताते हुए लता की आंखें नम हो गई। लता के आंसुओं को हमेशा कोई मशीन कंट्रोल करता था। उसे जब भी ज़रूरत पड़ती थी तब एक सेकंड में उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अपनी इमोशनल बातें और लाल आंखों के साथ उसने आंसू बहाना जारी रखा। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ की उसकी इम्प्रेशन और गहरी हो गई। लता की बात सुनकर महेश भी सोचने लगा, गायत्री अब उसकी बेटी थी। अगर उसने रुद्र से शादी कर भी ली तो फिलहाल महेश को कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आहूजा ग्रुप के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। इसके अलावा महेश को पर्सनली भी रुद्र पसंद नहीं था, क्योंकि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता था। उसने एक बड़े डिज़ाइनर को अपने ससुर के रूप में उतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी उसे देनी चाहिए। इसलिए शुरुआत से ही महेश रुद्र से थोड़ा नाखुश था। अगर लता और गायत्री ने महेश को मनाया नहीं होता तो शायद उसने रुद्र के साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा भी ना होता। आज गायत्री बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई थी। अगर उसने बिग बॉस का दिल जीत लिया तो जाहिर सी बात थी कि महेश का नाम इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा हो जाएगा। और यहाँ तक कि आगे चलकर महेश को ध्रुव की भी फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि ध्रुव का जीजा हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद महेश कन्विंस होने लगा कि गायत्री ने कोई गलत काम तो नहीं किया था। लता ने भी देखा कि महेश का चेहरा अब शांत होने लगा था। उसने तुरंत महेश का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए पहले अंदर चलते हैं। यह सुनकर महेश ने लता से कहा, अरे बिना गायत्री के हम अंदर कैसे जाएं? तुमने देखा नहीं, मिस्टर और मिसेस जिंदल अंदर गए हैं। उनका बेटा भी अंदर ही होना चाहिए। लता ने महेश को आगे खींचते हुए कहा, उनका बेटा जवान है, ऊपर से अब्रॉड में पला बड़ा है। जरूरी थोड़ी है कि वो बुजुर्ग लोगों के साथ अंदर बैठे। वह भी शायद बाहर टहलने गया होगा। यह सुनते ही महेश को अचानक एहसास हुआ और उसने लता से पूछा, क्या गायत्री इस वक्त बिग बॉस के साथ है, इसलिए अब तक नहीं आई? लता कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराई और कहा, गायत्री आहूजा परिवार की बहू बने या जिंदल परिवार की, यह उसकी चॉइस होनी चाहिए। हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लता की बात का मतलब महेश समझ गया। चलते चलते उसने अपना मन बना लिया था। उसने लता को सूचना दी, गायत्री को बताना कि भले ही वह बिग बॉस के साथ हो, लेकिन किसी और को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। एक लड़की के परिवार की इज्जत बहुत मायने रखती है। इसके जवाब में लता ने कहा, मैं समझती हूँ, मैंने गायत्री को पहले ही यह बता दिया है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। यह सुनकर महेश को राहत मिली। उसने फिर से अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई और अपना सिर ऊंचा करके लता के साथ घर के अंदर चला गया। उन दोनों के पीछे अंतरा गई। वह मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि एक दर्शक थी। बहुत जल्द तमाशा शुरू होने वाला था। महेश और लता यह बात नहीं जानते थे कि मिस्टर शैडो इस परिवार का गोद लिया हुआ बेटा था, जो कि अब्रॉड में पला बड़ा था।
और साथ ही साथ महेश, लता और गायत्री को यह भी नहीं पता था कि गायत्री जिसके साथ रंगरलियां मना रही हैं वो असल में कौन था। बड़े हॉल में लगभग सारे मेहमान बैठ गए थे। 6 बड़े गोल टेबल बनाए गए थे। हर टेबल पर लगभग 10 लोग बैठे थे। इस हिसाब से आज लगभग 60 मेहमान थे। आज फैमिली डिनर था। रात के खाने में शामिल होने वाले ज़्यादातर लोग अपने परिवारों को लेकर आए थे। उनमें से ज़्यादातर अधेड़ उम्र के एंटरप्रेन्योर्स थे, जो 3 या 4 लोगों के परिवार में अपनी पत्नियों और बेटियों को लेकर आए थे। अंतरा ने एक ऐसा परिवार देखा जो शायद महेश और लता से भी लालची था। वो अपने साथ 4 बेटियां लेकर आए थे। वो लोग शायद पहले से ही जानते थे कि आज का फैमिली डिनर मिस्टर जिंदल के बेटे के लिए एक लड़की देखने के लिए था, इसलिए वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अंतरा की बहुत सारी राइवल्स थीं। यह देखकर उसने एक आह भरी। किरण और अशोक जिंदल मेन सीट पर बैठे थे। दोनों ने खड़े होकर शराब के गिलास उठाते हुए कहा, हमारे घर के कोई रूल्स नहीं है, आप लोग खाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह बोलने के बाद अशोक ने खुद खाना शुरू नहीं किया था, इसलिए किरण भी शुरू नहीं कर पाई। नैतिक और ऋषिका किरण के राइट साइड पर तहजीब से बैठे थे। नैतिक के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर खून का निशान दिख रहा था। अशोक ने एक डिश उठाई। यह देखकर बाकी लोगों ने खाना शुरू किया। अशोक ने धीमी आवाज में किरण से पूछा, नैतिक और ऋषिका यहाँ है, तो फिर बड़ा बेटा यहाँ क्यों नहीं है? किरण ने अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाई, मैंने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा है। यह सुनकर अशोक ने पूछा, उसे गए कितना टाइम हुआ है? जवाब में किरण ने कहा, आधा घंटा हो गया है, आता ही होगा। अशोक ने भौहें चढ़ाई और कहा, यह क्या बेहुदापन है? वो 30 साल का हो गया है, लेकिन अब तक शादी नहीं की, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और आज जब मैंने मुंबई के सभी सोशलाइट्स को इनवाइट किया है ताकि उसे कोई लड़की पसंद आ जाए, तो साहबजादे खुद गायब हैं। यह सुनकर इशिका ने बीच में टोकते हुए कहा, पापा, आपको तो पता है कि बड़े भैया ऐसे ही हैं। जब से उस लड़की की शादी हुई है जिसे वो प्यार करते थे, तब से उन्होंने अकेले रहने का और अकेले मरने का फैसला कर लिया है। इशिका की बात सुनकर अशोक अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगा। इशिका इतनी डर गई कि वह हड़बड़ा कर बोली, पापा, मेरे कहने का यह मतलब था कि अगर आपको पोता चाहिए तो बड़े भैया के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। नैतिक भैया है ना, वो आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। यह बोलते हुए इशिका ने आंखों से अपने पास बैठे नैतिक की तरफ इशारा किया। यह देखकर किरण ने नैतिक से पूछा, इशिका के कहने का मतलब है कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो हमें उससे मिलवाओ। इसके जवाब में नैतिक ने तुरंत किरण से कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, इशिका बकवास कर रही है, और मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले हमें इशिका की शादी कर देनी चाहिए ताकि ऐसी बकवास वो अपने पति के पास करे। यह सुनकर इशिका ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, करवा दो शादी, लेकिन ऋषभ मलिक से, क्योंकि मैं वैसे भी उसे अपना दिल दे बैठी हूँ। इशिका की बात सुनकर नैतिक चिढ़ गया। ऋषभ ऋषभ, पूरा दिन ऋषभ ऋषभ के नाम की माला जपती रहती हो। तुम्हें माँ और पापा के सामने भी शर्म नहीं आती? इशिका का जवाब हाजिर था, अपने फियोंसे के बारे में बात करने में कैसी शर्म? नैतिक के पास अपनी इस तेज तर्रार बहन से निपटने का कोई तरीका नहीं था। हर बार जब नैतिक इशिका के साथ बहस शुरू करता था, तब वो उसे चुप करा देती थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? इशिका उसके पापा की लाडली थी और उसकी भी तो एक ही बहन थी, इसलिए वो भी उसे प्यार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इशिका की बात सुनकर किरण बहुत एक्साइटेड थी। उसने पूछा, इशिका, जो लड़की नैतिक को पसंद आई है, अगर तुम जानती हो तो बता दो, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई ने कुंवारे रहने की ठान ली है। तुम मुझे वो लड़की दिखा दो, अगर अच्छी लगी तो हम आज ही नैतिक की शादी तय कर देंगे। कम से कम तुम्हारे एक भाई का तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके जवाब में इशिका ने कहा,
अरे माँ, आपको पता नहीं है कि आपका छोटा बेटा कितना इमोशनल है। आज उसे एक लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया है। यह सुनते ही नैतिक ने जल्दी से अपने हाथ से इशिका का मुंह ढक दिया और कहा, बकवास बंद कर इशिका। अगर तूने एक और शब्द कहा तो आगे से कभी तेरे विक्टोरिया स्टाइल ड्रेस के लिए पैसे नहीं दूंगा, याद रखना। हालांकि इशिका नैतिक की धमकी से बिल्कुल नहीं डरी। उसने धक्का देकर नैतिक का हाथ अपने मुंह से हटाया और कहा, हाँ तो मत देना। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मेरे लिए कपड़े ऋषभ खरीदेगा, और तुम थोड़ा तो मर्द बनो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो सबके सामने कहने की हिम्मत तो रखो। इतना बोलकर इशिका ने किरण की तरफ देखते हुए आगे कहा, बाकी माँ, वो लड़की है बहुत खूबसूरत। अब नैतिक से रहा नहीं गया। उसने इशिका को धीमी आवाज में डांट दिया, बस करो, वह पहले से ही शादीशुदा है। यह सुनकर इशिका चौंक गई। नैतिक ने भौहें चढ़ाई और उसे चुपचाप खाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी इशिका अफसोस जता रही थी। किरण ने उन दोनों की बातों से इतना समझा कि उसके बेटे को पहली नज़र में एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की शादीशुदा थी। आखिर में किरण ने नैतिक से कहा, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और निराश मत हो। तुम न सिर्फ हैंडसम हो बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। तुम्हें उस लड़की से भी बेहतर लड़की मिल जाएगी। यह सुनकर नैतिक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, एक्सीलेंस के मामले में मैं अपने भाई से आधा भी नहीं हूँ, इसलिए फिलहाल मेरी फिक्र मत करो माँ। आज सिर्फ भाई की दुल्हन ढूंढते हैं। डाइनिंग टेबल पर इस छोटे डिस्कशन ने फैमिली डिनर के जानदार माहौल को खराब नहीं किया। आज जितने भी परिवार यहाँ आए थे वो खास मकसद से आए थे। हालांकि डिनर शुरू हो चुका था, लेकिन अशोक जिंदल के जिस बड़े बेटे के लिए यह डिनर रखा गया था वो अब तक नहीं आया था। ऐसे हालात में कौन नर्वस नहीं होगा। महेश भी दूसरे मेहमानों की तरह ही नर्वस हो रहा था। वह बार बार मेन टेबल की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि मिस्टर और मिसेस जिंदल अगल बगल में बैठे थे। मिसेस जिंदल के पास एक लड़का और एक लड़की बैठे थे जो कि उनके बच्चे होंगे, लेकिन एक और सीट खाली थी। शायद वो ही मिस्टर जिंदल के बड़े बेटे की सीट थी। महेश यह सब सोच रहा था तब उसे गायत्री की आवाज़ सुनाई दी, पापा, मैं वापस आ गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि गायत्री ने अपने चेहरे का मेकअप फ्रेश कर लिया था। गायत्री ने देखा कि अंतरा उसके पास बैठी थी और बिना कुछ कहे खाना खा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा, लगता है खाना अच्छा है। अंतरा ने बहुत कुछ खा लिया है। यह सुनकर अंतरा ने जवाब दिया, हाँ, टेस्ट वाकई में अच्छा है, तुम्हें नहीं खाना। गायत्री ने कह दिया कि उसे भूख नहीं है और फिर एक गहरी सांस ली और उसे अंदर रोक लिया। दरअसल गायत्री ने पहना हुआ गाउन अंतरा की साइज के हिसाब से बना था, इसलिए उसे पहनने से गायत्री की छाती थोड़ी बड़ी दिख रही थी और कमर बहुत कसी हुई थी। अपनी चर्बी को बाहर निकलने से रोकने के लिए गायत्री को सांस लेते रहना पड़ रहा था। अंतरा ने अपना सिर ना में हिलाया और मन ही मन सोचा कि वो क्यों परेशान हो, क्योंकि गायत्री अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। अंतरा को ख्याल आया कि जिस एनआरआई से गायत्री इश्क लड़ा रही थी, क्या उसे पता भी चला होगा कि गायत्री ने अपने चेहरे और पूरी बॉडी पर मेकअप के लेयर्स चढ़ा रखे थे। अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और खाने पर कंसंट्रेट करने लगी। हालांकि गायत्री की एक बात सही थी, अंतरा को वाकई में बहुत भूख लगी थी। उसे पता नहीं था कि यह उसकी प्रेगनेंसी की वजह से था या कुछ और, लेकिन उसे आजकल बहुत भूख लगती थी। अंतरा यह सब सोच रही थी तब शोरगुल हुआ। अंतरा ने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी चलते हुए आया और मेन टेबल पर जाकर अशोक जिंदल की बगल में बैठ गया। सबका ध्यान उस आदमी पर था। हालांकि उस आदमी के रूप रंग के बदले उसकी एक चीज ने लोगों का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित किया था, और वो था उसके चेहरे का सफेद मास्क। हालांकि आज उसने जो मास्क पहना था वो थोड़ा अलग था। यह वाला मास्क अंतरा ने पहले कभी नहीं देखा था। अंतरा ने अपनी पलकें झपकाई और कंफर्म करने के लिए ध्यान से उसे देखने लगी। मिस्टर शैडो का मास्क भी सफ़ेद ही था, लेकिन उस मास्क की स्टाइल सिंपल थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता था। लेकिन यह वाला मास्क
थोड़ा सजावट वाला था। यह मास्क ऐसा था जैसा कि लोग पार्टी में पहनते हैं। लेकिन जिस तरह से वह आदमी चल रहा था और आदतन अपनी स्लीव्स को सहलाता था, अंतरा को यकीन था कि यह मिस्टर शैडो ही है। लता ने गायत्री के कान में फुसफुसाया, गायत्री, क्या यह वही है? यह सुनकर गायत्री ने मेन टेबल की तरफ देखा। महेश और उसकी फैमिली जिस टेबल पर बैठे थे वह मेन टेबल से बहुत दूर था। ऊपर से वो आदमी अशोक के साथ बात करते करते बार बार अपना सर झुका रहा था, इसलिए उसके चेहरे की आउटलाइन भी नजर नहीं आ रही थी। गायत्री ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा था। उसने अंदाजा लगाते हुए कहा, लग तो वही रहा है। गायत्री की बात सुनकर लता चिढ़ गई। उसने गायत्री को टोका, लग रहा है मतलब क्या? तुम अभी उसके साथ? इतना बोलने के बाद लता ने खुद को रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि वह गलती से गायत्री की करतूत के बारे में जोर से बोलने वाली थी। लता ने इधर उधर देखा और आगे गायत्री से कहा, ध्यान से देखो, अगर फिर भी नहीं पहचान में आ रहा है तो उसकी हाइट और बॉडी से पहचानने की कोशिश करो। पता नहीं उसने मास्क क्यों पहना है। यह सुनकर गायत्री फिर से देखा और अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह वही है, और वैसे भी उसने मुझे आज अपना डांस पार्टनर बनने के लिए भी इनवाइट किया है। यह सुनकर लता बड़ी खुश हुई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, डांस पार्टनर? मतलब बाद में यहाँ डांस भी होने वाला है? गायत्री ने जवाब दिया, डिनर के बाद होना चाहिए। यह कहकर गायत्री मुस्कुराई और अपना सर नीचे कर लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। उसे गार्डन के कोने में थोड़ी देर पहले हुई उन दोनों के बीच की गर्म फुसफुसाहटें और रोमांटिक बातें याद आ गई, और उसके साथ ही गायत्री के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। लता मुस्कुराई और उसने कहा, शायद उसने मास्क इसीलिए पहना है क्योंकि वो तुम्हें हिंट देना चाहता है ना गायत्री? गायत्री का चेहरा शर्म से लाल था। उसने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। मैंने उसे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वह इस परिवार का छोटा मालिक है। जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे थोड़ी देर बाद पता चलेगा। गायत्री की बात सुनकर लता खुशी से उछल पड़ी। तब तो वही है। पहले वो तुझे यह कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो कौन है। उसके बाद वो तुम्हें उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए कहता है, और अभी सबके सामने मास्क पहन कर आता है। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या हिंट चाहिए? अब तक उन दोनों की बात सुन रहे महेश ने कहा, मुझे लगता है कि वो जानता था कि आज बहुत सारी लड़कियां आएंगी, और उसमें से ज़्यादातर उसकी दौलत की वजह से आई होंगी। उसने तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई क्योंकि वह कोई ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जो उसे प्यार करे, ना कि उसकी दौलत से। महेश की बात सुनकर लता ने उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। इसलिए उसने अब मास्क पहन रखा है ताकि दूसरी लड़कियां उसका चेहरा ना देख सकें। उसने सिर्फ तुम्हें अपना चेहरा दिखाया है। यह सब बातें सुनकर गायत्री और ज्यादा शर्माने लगी। अंतरा चुपचाप बैठकर उन तीनों के ख्याली पुलाव पकते देख रही थी और अंदर ही अंदर हंस रही थी। आखिर में गायत्री के गाल लाल हो गए और उसने शर्माते हुए लता से कहा, माँ अब बस भी करो। यह सुनकर लता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगी। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। लता को उम्मीद नहीं थी कि आज का उसका प्लान इतनी आसानी से कामयाब होगा। फिलहाल तो लता का यही प्लान था कि आज गायत्री जिंदल के बेटे को सिर्फ अपना चेहरा दिखा दे और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़े। लेकिन लता ने सपने में भी सोचा नहीं था कि बात पहले ही दिन इतनी आगे बढ़ जाएगी। हालांकि पहले उसे एक बात खटक रही थी कि आज गायत्री ने पहना हुआ गाउन बिग बॉस ने अंतरा को दिया क्यों होगा। लता को शक था कि बिग बॉस अंतरा को पहले से जानता था, लेकिन बाद में जब लता ने इस बारे में डिटेल में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसका अंदाज़ा गलत था, क्योंकि जब बिग बॉस का एम्प्लॉई वो कपड़े देने आया था तब उसने मिस्टर दीक्षित की बेटी के लिए पूछा था, ना कि अंतरा के लिए। और आज बिग बॉस और गायत्री ने गार्डन के कोने में एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया था। लेकिन
बिग बॉस ने गायत्री के सामने अंतरा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था और अंतरा ने तो पहले ही कहा था कि वह बिग बॉस को नहीं जानती। इसका तो यही मतलब था कि अंतरा और बिग बॉस का वाकई में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस दिन ऐसा भी लग रहा था कि बिग बॉस का आदमी अंतरा के साथ अच्छे से बातचीत कर रहा था। लता को उसका और अंतरा का रिश्ता समझ नहीं आ रहा था, पर अब लता को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि एम्प्लॉय आखिर एम्प्लॉय होता है। फैसले लेने वाला तो आखिर में बिग बॉस ही था। उसका आदमी अंतरा के कितने भी करीब क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिग बॉस का दिल तो आखिरकार गायत्री पर ही आया था। लता ने तय कर लिया था कि जब गायत्री का बिग बॉस के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, तब वो बिग बॉस से कहकर उस आदमी को ही गायब करवा देगी, ताकि अंतरा आगे चलकर उसके या गायत्री के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर सके। दूसरी तरफ मेन सीट पर भी डिस्कशन चल रहा था। अशोक ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, तुम जानते थे कि इतने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फिर भी तुम इतनी देरी से आए हो। मिस्टर शैडो मुस्कुराया और माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मुझे यह मास्क ढूंढने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। इशिका ने मिस्टर शैडो की तरफ देखकर अपनी पलक झपकाते हुए पूछा, लेकिन पार्थ, आज तुमने मास्क पहना क्यों है? मिस्टर शैडो उसे कोई जवाब दे उसके पहले नैतिक ने इशिका को टोका, मास्क पहनने के लिए पार्थ के अपनी वजह होगी। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह सुनकर इशिका ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया कि वो अब बच्ची नहीं रही। इशिका और नैतिक की फिर से कोई बहस शुरू हो उसके पहले किरण ने उन दोनों को शांत कर दिया और फिर मिस्टर शैडो से कहा, कबीर, हम कब से तुम्हें कह रहे हैं कि अपने चेहरे की सर्जरी करवा कर वो घाव निकाल दो, लेकिन तुम नहीं माने, और आज इतनी सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अगर उन्हें तुम्हारा चेहरा देखने नहीं मिला तो कैसे चलेगा? मिस्टर शैडो के परिवार वाले उसे पार्थ और कबीर दो अलग अलग नाम से क्यों बुला रहे थे, यह भी शायद अपने आप में एक राज था। किरण की बात का मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले उसने इशिका को सैलेड खाने के लिए कहा। इशिका ने कह दिया कि उसे सैलेड बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर शैडो ने उसे टोका कि बच्चों को खाने के मामले में चॉइस नहीं मिलती। इशिका ने मिस्टर शैडो को याद दिलाया कि उसने अभी बताया था कि वो बच्ची नहीं है। किरण ने भी इशिका को टोका कि उसे अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए। अब तक चुप बैठे अशोक ने इशिका को समझाया कि उसका बड़ा भाई उसी के भले के लिए सैलड खाने कह रहा है। उसके बाद अशोक ने इशिका को सब्जियां खाने के फायदे बताए। अशोक परिवार का हेड था। उसके बीच में बोलने के बाद इशिका की और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ना चाहते हुए भी उसने सैलड खाना शुरू किया। उसके बाद अशोक ने मिस्टर शैडो से कहा, कबीर, मुझे पता चला है कि तुमने डेविड के हाथों एक लड़की के लिए कपड़े भिजवाए थे। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने जवाब दिया, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता पापा, इसलिए मेरा मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह जानकारी मिलते ही इशिका की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने सवालों की लाइन लगा दी। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? मेरे बड़े भैया ने सच में एक लड़की के लिए कपड़े भेजे? क्या वो आज यहाँ आई हुई है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया। यह देखते ही इशिका एक्साइटेड हो गई। उसने तुरंत उस लड़की के कपड़ों के कलर, डिज़ाइन वगैरह के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इशिका का कहना था कि वो आज पूरा टाइम इधर उधर घूमी है, इसलिए उसने लगभग सब लड़कियों को देखा है। अगर उसे कपड़ों के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुरंत उस लड़की को पहचान सकती है। इशिका की बातें सुनकर मिस्टर शैडो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने बताया कि वो एक मामूली गाउन है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मिस्टर शैडो की बात सुनकर तुरंत अशोक ने उसे टोका, वो कोई मामूली कपड़े नहीं है, इसलिए नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कबीर। मुझे यह भी पता है कि वो कपड़े तुमने इटली के डिज़ाइनर से बनवाए थे। इस बार फिर मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया। इशिका ने पूछा कि अशोक को इस बारे में कैसे पता चला। अशोक ने बताया कि यह बात फैशन इंडस्ट्री में फैल गई है। अशोक का कहना था कि लोग उसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या उसके बेटे की शादी होने वाली है। अशोक ने कहा कि इससे पहले उसने कबीर को किसी लड़की के लिए इतना कुछ करते नहीं देखा।
इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा है, एक लड़की के पीछे शायद उसने मेहनत की थी। वही लड़की जो उसे पसंद थी और जिसने पार्थ का दिल तोड़ दिया था। यह सुनते ही नैतिक बोल पड़ा, हाँ लेकिन वो गुजरा हुआ कल है, लेकिन अब पार्थ को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद नैतिक ने मिस्टर सैडो की तरफ देखा और आगे कहा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम्हें ज़रूर उससे शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे आदमी को कोई भी लड़की मना कर सकती है। यह सुनकर किरण ने नैतिक की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, कबीर को सब पता है। तुम्हें शादी के मामले में मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ज़रूरत नहीं है। किरण की बात सुनकर इशिका ज़ोर से हंसी और नैतिक का मजाक उड़ाया। नैतिक ने गुस्से में इशिका को डराने के लिए अपनी मुट्ठी दिखाई और उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन ऐसा करने में उसका खुद का ही हाथ टेबल से टकरा गया और फिर से उसके घाव में से खून बहने लगा। इसके साथ ही नैतिक के मुंह से अपने आप ही एकदम हल्की सी चीख निकल गई। यह देखकर किरण ने तुरंत एक नौकरानी को बुलाकर फर्स्ट एड किट लाने को कहा। हालांकि अशोक ने नैतिक को टोका, एक आदमी होकर तुम इतनी छोटी सी चोट लगने पर चिल्ला रहे हो, दर्द सहना सीखो। अशोक की बात सुनकर किरण ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके सारे शब्द एक बेबस आहा में बदल गए। यह देखकर इशिका ने पूछा, माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों आहें भर रही हो? जवाब में किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि लोग पक्षपाती हैं। यह सुनने के बाद इशिका ने आगे कुछ नहीं कहा। अशोक ने अपनी पत्नी की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल उसका पूरा ध्यान उसके बड़े बेटे पर था। नैतिक अशोक का सगा बेटा था और कबीर गोद लिया हुआ, लेकिन फिर भी अशोक को हमेशा लगता था कि कबीर बिल्कुल उसके जैसा था। नैतिक हैंडसम और पतला था और उसकी हड्डियां पतली थी। उसके पास एक आदमी के फिजिक और जोश की कमी थी। दूसरी ओर कबीर ने बहुत कम उम्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस और कौशल दिखाए थे। जब वह बड़ा हुआ तो चौड़े कंधे और तेज आंखों वाला व्यक्ति बना। उसका स्वभाव और कैरेक्टर अशोक जैसा ही था। देखा जाए तो वह अशोक से भी शांत था, इसलिए उसका अपने बड़े बेटे की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव था। पर अफसोस की बात यह थी कि एक बार प्यार में दिल टूटने के बाद उसने दोबारा कभी भी प्यार में पड़ने या शादी करने का इरादा नहीं किया था और वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले में बिताने लगा था। कभी कभी तो उसे एक बार मिलना भी मुश्किल हो जाता था। अशोक ने खुद को इन सब ख्यालों से बाहर निकाला और हंसते हुए मिस्टर सैडो से कहा, इतने दिनों बाद तुम घर इसीलिए लौटे हो क्योंकि तुम उस लड़की को हमसे मिलवाना चाहते हो, है ना? मिस्टर सैडो भी मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उसे मिलें। यह सुनते ही अपने हाथ के दर्द की परवाह किए बिना नैतिक ने पूछा, इनमें से वो कौन सी लड़की है? दिखाओ मुझे। यह कहते हुए नैतिक चारों ओर देखने लगा। कई लड़कियों ने उसकी निगाहें देखी और मेन टेबल की ओर देखने लगी। अशोक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, डिज़ाइनर ने मुझे कपड़े की डिज़ाइन के बारे में बताया था कि वो सफ़ेद कलर का गाउन है जिसमें एक कंधा नहीं है। यह सुनते ही किरण ने समझाया, पतिदेव, उसे वन शोल्डर कहा जाता है। आपने तो ऐसे समझाया जैसे लड़कियां आजकल आधे कपड़े पहनती हों। इसके जवाब में अशोक ने सफाई दी कि वो एक बुजुर्ग आदमी है, उसे आजकल के नौजवानों की फैशन के बारे में क्या पता रहेगा। नैतिक ने अचानक एक दिशा में इशारा किया, मिल गई, वाइट कलर वन शोल्डर गाउन। यहाँ पर ऐसी सिर्फ एक ही लड़की है जिसने इस तरह के कपड़े पहने हैं। यह सुनते ही इशिका भी एक्साइटेड हो गई। उसने तुरंत पूछा, कहाँ है, कहाँ है? मैं भी तो ज़रा देखूं कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने हमारे बड़े भैया को अपने वश में कर रखा है। यह सुनकर नैतिक ने फिर से उस लड़की की ओर इशारा किया और बताया कि वो बहुत दूर वाले टेबल पर बैठी है। उस तरफ देखते ही इशिका का टोन अचानक बदल गया क्योंकि नैतिक ने गायत्री की तरफ इशारा किया था। इशिका ने कहा, लेकिन वह लड़की बहुत मामूली दिखती है।
इसके जवाब में नैतिक ने अपनी बात रखी। कुछ भी, अच्छी तो है। हालांकि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर ठीक है, कम से कम शांत और सुशील तो दिखती है। और मुझे तो वो माँ की तरह नेक दिल लगती है। इशिका ने गायत्री पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, नैतिक, लड़कियों को सबसे अच्छी तरह सिर्फ लड़कियां ही पहचान सकती हैं। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर इस लड़की का मेकअप हटाया ना, तो इसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। बोलो, लगाते हो शर्त? यह सुनकर किरण ने इशिका को डांटा। तुमने फिर से बकवास शुरू कर दी। वो लड़की चाहे जैसी भी हो, अगर तुम्हारे बड़े भैया को वो पसंद है तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इशिका सुनने को तैयार नहीं थी। उसने किरण को जवाब दिया, अरे माँ, मेरा यकीन करो, पार्थ ने इस बार एक गलती की है और मेरी सिक्स सेंस यह कहती है कि इस लड़की से शादी करो या किसी कॉल गर्ल से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इशिका की यह बोलते ही किरण ने कड़ी आवाज में डांट दिया कि अगर सच में उस लड़की से उसके बड़े भाई की शादी हुई तो वो उसकी भाभी बनेगी, और अपनी होने वाली भाभी के लिए इशिका को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके बाद इशिका ने ज़्यादा बहस ना करके अपने कंधे उछालते हुए सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी सर्वगुण संपन्न बहू ही चाहिए तो मुझे क्या, लेकिन यह तो पक्की बात है कि बड़े भैया की आंखें खराब हैं। यह सुनकर मिस्टर शैडो मन ही मन हंस रहा था। अपनी बात रखने के बाद इशिका ने फिर एक बार गायत्री की तरफ देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसने कहा, अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। यहाँ मेरे दोनों भाई बैठे हैं और वहाँ उन दोनों को जो लड़कियां पसंद है वो दोनों भी साथ में ही बैठी हैं। इतना कहकर इशिका ने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, उस वाइट गाउन वाली लड़की के पास जो दूसरी लड़की बैठी है, वो ही नैतिक को पसंद आई थी। किरण ने अंतरा को ध्यान से देखा और फिर कहा, अरे नहीं, यह तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मिस्टर शैडो उन लोगों की बातें चुपचाप सुन रहा था। उसने अपने परिवार की गलतफहमी दूर करने की कोशिश तक नहीं की। किरण ने कहा, देखो ना उसने कितना हैवी मेकअप किया हुआ है, और उसके कपड़े भी देखो, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। अच्छा हुआ वो शादीशुदा है, क्योंकि अगर वो हमारे घर की बहू बनती तो हमारे परिवार का नाम खराब हो जाता। अपनी बात खत्म करने के बाद किरण ने अपने पति की तरफ देखा। जिंदल परिवार की कुछ चीजें पुराने जमाने जैसी थी। आमतौर पर पति ही परिवार की हर चीज का इंचार्ज होता था। अपनी बात रखने के बाद किरण आमतौर पर अपने पति के एक्सप्रेशन देखती और फिर आगे बढ़ती। हालांकि अशोक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे भी अंतरा पसंद नहीं आई थी, और ऊपर से अशोक को ऐसे भड़कीले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। जिंदल परिवार का बैकग्राउंड खराब नहीं था, लेकिन वो लोग हमेशा लो प्रोफाइल रखते थे। जिंदल परिवार के बच्चों का एजुकेशन भी काफ़ी लो प्रोफाइल रहा था। किरण को पता था कि उसने जो कहा वह सही था, इसलिए वह मुस्कुराई और नैतिक से कहा, बेटा निराश मत हो, आज यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हैं, इनमें देखो अगर तुम्हें कोई पसंद आती है तो। मिस्टर सैडो ने शैंपेन का एक घूंट लिया और लापरवाही से पूछा, अब्रॉड में नैतिक की पढ़ाई पूरी हो गई है ना? यह सुनकर नैतिक ने शिकायत के लहजे से जवाब दिया, कब का खत्म हो गया है पात, तुम्हें तो यह भी पता नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन कब खत्म हुआ। घर पर रहोगे तब पता चलेगा ना। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिलाया और कहा, तुमने सही कहा, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा। नैतिक ने मिस्टर शैडो से कहा, पार्थ, तुम मुझे अपनी कंपनी में काम करने क्यों नहीं देते? हम दोनों भाई मिलकर कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मिस्टर शैडो कोई जवाब दे उसके पहले इशिका ने उसे ताना मारा, हाँ पार्थ, इसे कोई भी काम दे दो, क्योंकि आजकल यह वैसे भी खा खा कर मोटा हो रहा है। इशिका की बात सुनकर नैतिक को गुस्सा आया और उसने कहा कि आज इशिका को मार खाने की बड़ी खुजली हो रही है। जवाब में इशिका ने भी कहा, हाँ, और आगे कहा कि वो कई दिनों से नहाई नहीं है, इसलिए नहाने जा रही है। वैसे भी आज मेन कैरेक्टर वह नहीं थी, इशिका वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी। वो ऋषभ मलिक को ढूंढने जाना चाहती थी,
ऋषभ आज वहाँ पर आया था, लेकिन पता नहीं कहाँ था और बाद में कहाँ चला गया था। उसने घर के अंदर बाहर हर जगह देख लिया, लेकिन ऋषभ का उसे कोई पता नहीं लगा। एक बार फिर इशिका उठी और ऋषभ को ढूंढने निकली। यह देखकर अशोक ने बेबसी से कहा, यह लड़की दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। लगता है मुझे इसे माँ के पास भेजना पड़ेगा ताकि वो इसे कुछ मैनर सिखाए। यह सुनकर किरण ने तुरंत अशोक की प्लेट में खाना परोसा और कहा, अरे वो बच्ची है, बड़ी होगी तो अपने आप सब कुछ सीख जाएगी। आप फिलहाल यह सब बातें छोड़कर पहले खाना खाइए। लेकिन जाहिर सी बात थी कि अशोक का ध्यान खाने पर नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि एक बार प्यार में कबीर का दिल टूटने के बाद वो किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। लेकिन चमत्कार हो गया था, उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसके लिए उसने इटली के डिज़ाइनर से कपड़े बनवाकर उस लड़की को भेजे थे। अब अशोक से सब्र नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द उस लड़की से मिलना चाहता था जिसने उसके शैतान बेटे को अपना दीवाना बना दिया था। अशोक ने नैतिक से कहा, बेटा, उस वाइट गाउन वाली लड़की को हमारे साथ डिनर करने के लिए लेकर आओ। फिलहाल इशिका की सीट खाली है, वो लड़की वहाँ बैठ सकती है। अशोक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गायत्री को अपनी होने वाली बहू मान लिया था। उसके बेटे को तो लड़की पसंद थी ही, और अगर लड़की के साथ बातचीत करके वो ठीक लगी तो अशोक को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। अशोक की बात सुनकर नैतिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। यह बोलकर नैतिक ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा। मिस्टर सैडो ने अपना सिर नीचे किया और नज़रें फेर ली। वह अशोक की बात से सहमत था या नहीं, यह पता नहीं चल रहा था। अशोक को लगा कि कबीर ने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए वो सहमत ही होगा। उसने अपना हाथ हिलाया और नैतिक को जल्दी जाने का इशारा किया। हालांकि सबका ध्यान मेन टेबल की हलचल पर केंद्रित था। बहुत लोगों को पता चल गया था कि जिंदल परिवार दूर के एक टेबल को देखते हुए कुछ डिस्कशन कर रहा था। इसी वक्त अशोक जिंदल का छोटा बेटा चलते हुए आ रहा था। अंतरा अपना सर झुकाकर बैठी थी, उसका ध्यान उसके खाने पर था। अचानक उसने देखा कि पास में बैठी गायत्री ने एक गहरी सांस ली और अपने पेट की चर्बी को अंदर खींचा। जब अंतरा ने अपना सिर उठाया तो उसने नैतिक को धीरे धीरे अपनी तरफ आते हुए देखा। उनके टेबल के पास आते ही नैतिक सबसे पहले अंतरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाब में अंतरा भी मुस्कुराई। लता ने नैतिक को देखा और फिर अंतरा को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लता अपनी सोच में डूबी थी, तब नैतिक महेश के पास गया। उसने थोड़ा नीचे झुककर सम्मानपूर्वक महेश से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, मेरा नाम नैतिक जिंदल है। महेश ने पहले ही पहचान लिया था कि यह अशोक जिंदल का दूसरा बेटा था। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं महेश दीक्षित। नैतिक ने गायत्री की तरफ देखकर कहा, मेरे पेरेंट्स ने इस लेडी को डिनर के लिए मेन टेबल पर इनवाइट किया है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नैतिक की आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी। महेश के टेबल के आसपास के लोगों ने भी नैतिक की बात सुनी। अचानक कहीं से ज़मीन पर चम्मच गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हर कोई गायत्री को ईर्ष्या की नज़र से देख रहा था। पहली बार गायत्री ने ऐसे टेंशन का लुत्फ़ उठाया था। उसने शर्मिंदा होते हुए नैतिक से पूछा, मैं? जवाब में नैतिक ने कहा, जी आप, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। गायत्री कुछ जवाब दे उसके पहले लता बोल पड़ी, ऐतराज़ कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, मैं आपसे यह पूछ रही थी मिस्टर नैतिक, लेकिन मिस्टर और मिसेस जिंदल ने मेरी बेटी को डिनर पर बुलाया है, तो क्या मैं यह मानूं कि रिश्ता पक्का होने जा रहा है? यह सुनकर नैतिक ने जवाब दिया, अगर मेरे भाई इन्हें पसंद करते हैं तो मेरे पेरेंट्स को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। यह सुनकर गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गार्डन में बिग बॉस ने उसके साथ काफ़ी सारी प्यार भरी बातें की थी। ऐसा लग रहा था कि वह गायत्री से बहुत खुश था, लेकिन गायत्री ने यह सोचा नहीं था कि बिग बॉस इतनी जल्दी उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा। सब कुछ इतना आसानी से हो रहा था, मानो पूरी कायनात उसकी मदद कर रही थी।
लता मुस्कुराई और नैतिक की बात से सहमत हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी तो इन दोनों को ही साथ गुजारनी है, इसलिए फैसला भी उन दोनों का होना चाहिए। यह सुनकर नैतिक मुस्कुराया और अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद उसने महेश की तरफ देखा और कहा, पूछने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इंटरनेशनल गार्डन और लैंडस्केप डिज़ाइनर महेश दीक्षित हैं, जो हाल ही में इंडिया लौटे हैं, है ना? यह सुनकर पहले महेश हैरान रह गया और फिर खुश होते हुए नैतिक को जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन आप मुझे जानते हो? इसके जवाब में नैतिक ने कहा, आप इंडिया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का गौरव हैं। आपको मैं ना जानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय द वे, मैं खुद भी एक प्रोफेशनल गार्डन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ। मुझे लगता है आपका गाइडेंस मेरे करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नैतिक की बात ने महेश का सीना चौड़ा कर दिया। उसने नैतिक को जवाब दिया, यह भी कोई कहने की बात है? आज हम दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पक्का होने जा रहा है, इसलिए बहुत जल्द हम एक फैमिली बनने वाले हैं और मेरे घर वालों की मदद करना मेरा फर्ज है। अगर आपको आधी रात को भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो बेझिझक मुझे एक कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर नैतिक ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और फिर गायत्री की तरफ देखते हुए पूछा, चलें? गायत्री मुस्कुराती हुई अपना गाउन उठाकर खड़ी हुई और नैतिक के साथ मेन टेबल की तरफ चलने लगी। सब लोगों की नज़र गायत्री पर थी। अंतरा की नज़र मेन टेबल पर बैठे मिस्टर सैडो की ओर गई। मिस्टर सैडो की निगाहें मानो काफ़ी देर से अंतरा के उसकी तरफ देखने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली, मिस्टर सैडो के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह देखकर अंतरा की भौहें तन गई। मिस्टर सैडो को पता था कि वो गाउन गायत्री ने पहना हुआ था, तो फिर उसने गायत्री को क्यों बुलाया? अंतरा सोचने लगी कि आखिर यह आदमी करना क्या चाहता था। मिस्टर सैडो को अंदाजा आ गया था कि अंतरा क्या सोच रही थी। उसने अंतरा को आंखों से ही एक इशारा किया, जो कि अंतरा को समझ नहीं आया। इस तरफ लता ने महेश से कहा, देखा, मैं सही कह रही थी ना? गायत्री की बिग बॉस के साथ सिर्फ एक मुलाकात हुई और जिंदल परिवार ने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी। वो लोग अभी से आपको अपना परिवार मानने लगे हैं। लता की बात सुनकर महेश के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। नैतिक ने दिल से उसकी रिस्पेक्ट की थी। वो काफ़ी विनम्र था, जिससे महेश बहुत खुश था। उसने कहा, लता, तुम्हारे पास सच में दूरदृष्टि है। यह सुनते ही लता ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, यह तो हमारी गायत्री की योग्यता का नतीजा है। लता की बात सुनकर महेश ने गर्व से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आखिरकार गायत्री एक होशियार स्टूडेंट रही है, जिसने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। और आज गायत्री ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। वह शांत और आज्ञाकारी भी है। मुझे यकीन है कि मिस्टर और मिसेस जिंदल उसे ज़रूर पसंद करेंगे। महेश भूल चुका था कि गायत्री ने पहने गाउन की असली मालिक उसके पास ही बैठी थी। अंतरा अंदर की बात जानती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस तमाशा शुरू होने का इंतज़ार करने लगी। दूसरी तरफ नैतिक के साथ गायत्री मेन टेबल पर पहुंच चुकी थी। उसने प्यार से कहा, हेलो मिस्टर एंड मिसेस जिंदल, मेरा नाम गायत्री दीक्षित है। यह सुनकर किरण ने अपना सर हाँ में हिलाया और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, हेलो गायत्री, बैठो। अगर हमने तुम्हें इस तरह इनवाइट करके डरा दिया हो तो सॉरी। गायत्री ने बैठते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आप लोगों के साथ डिनर करना तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह सुनकर किरण मुस्कुराई। इसके बाद अशोक ने पूछा, तुमने अपनी सरनेम दीक्षित बताई ना? गायत्री जवाब दे उसके पहले नैतिक बोल पड़ा, पापा, यह इंटरनेशनल गार्डन डिज़ाइनर महेश दीक्षित की बेटी हैं, जो हाल ही में इंडिया लौटे हैं। यह सुनकर अशोक ने एक पल के लिए सोचा, ओह, महेश दीक्षित, हाँ हाँ समझ गया। वह अभी किसके साथ काम कर रहे हैं? इसके जवाब में किरण ने कहा, शायद वो नीरज कश्यप के साथ जुड़े हैं। उनकी ज्वाइनिंग के लिए नीरज कश्यप ने एक पार्टी भी रखी थी, मैंने न्यूज़ में देखा था, है ना मिस दीक्षित? यह सुनकर गायत्री ने कहा, हाँ, पापा और मिस्टर कश्यप बहुत करीब हैं। और मिसेस जिंदल, आप प्लीज़ मुझे गायत्री बुलाइए।
इससे थोड़ा अपनापन महसूस होता है। गायत्री की बातें सुनकर किरण को वो पसंद आने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गायत्री, तुम्हारा नाम बहुत आज्ञाकारी लगता है। लोग अपने नाम की तरह होते हैं। तुम भी सच में आज्ञाकारी और शांत हो। कबीर की पसंद अच्छी है। नैतिक ने अपना मिशन पूरा किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने मिस्टर सैडो से कहा, पार्थ, अब तो मैं इन्हें तुम्हारे लिए यहाँ भी ले आया हूँ। अब कम से कम चुप तो मत बैठो। मिस्टर सैडो ने नैतिक की बात सुनी और फिर गायत्री की ओर देखकर पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? यह सुनकर गायत्री थोड़ी हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि बिग बॉस अब उसके साथ इतने रूखेपन से क्यों बात कर रहा है। वो सोचने लगी कि बिग बॉस अब उसके साथ इतने रूखेपन से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वो लोग गार्डन में मिले थे तब तो सब ठीक था। लेकिन फिर गायत्री को लगा कि इतने सारे लोग बिग बॉस को देख रहे थे तो उसे थोड़ा दिखावा करना पड़ रहा होगा, इसलिए गायत्री को भी कोऑपरेट करना था। गायत्री ने मिस्टर सैडो के सवाल के जवाब में धीरे से कहा, हाँ मैं आपको जानती हूँ। आप मिस्टर जिंदल के सबसे बड़े बेटे हैं और कश्यप ग्रुप ऑफ कंपनीज के असली इन्वेस्टर, मतलब आप मेरे पापा के बॉस हैं। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने सहमति में अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, अच्छा है कि तुम्हें इतना पता है। मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टर सैडो का रवैया बेहद रूखा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक्टिंग कर रहा है। गायत्री कुछ देर के लिए रिएक्ट नहीं कर पाई और फिर आखिर में उसने मिस्टर सैडो से कहा, आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने गायत्री का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, मैं क्या कहना चाहता हूँ यह तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुम अभी भी रुद्र आहूजा से एंगेज्ड हो और किसी दूसरे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम हमारे परिवार में शादी करने के लायक नहीं हो। यह सुनकर गायत्री के चेहरे पर मुस्कान जम गई। जिंदल परिवार के बाकी लोग भी दंग रह गए। गायत्री के चेहरे की खुशी के हाव भाव धीरे धीरे बिखर गए। मिस्टर शैडो ने उपहास करते हुए आगे कहा, लेकिन तुम्हारे टैलेंट की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। आहूजा ग्रुप का नाम खराब होते ही तुमने तुरंत अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया। तुम्हारी हिम्मत की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम किसी और के बच्चे के साथ मेरे घर में शादी करना चाहती हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम कैसी औरत हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। गायत्री की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तब तक अचंभे में पड़ी किरण ने पूछा, यह सब क्या चल रहा है? लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। मिस्टर सैडो ने अपनी बात पूरी करके खाना जारी रखा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। गायत्री तो जैसे पुतला बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पलटकर वहां से निकल जाना चाहिए या वहीं पर खड़े रहकर और जलील होना चाहिए। जब वो बिग बॉस से बाहर गार्डन में मिली थी तो उसने साफ साफ कहा था कि उसे गायत्री के अतीत की परवाह नहीं है। तो फिर इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर क्यों गया? यह सब चल रहा था तब लता ने देख लिया था कि जिंदल परिवार के टेबल पर मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। इसलिए वो भागती हुई वहां पर आई और कहा, हेलो मिस्टर एंड मिसेस जिंदल, मैं गायत्री की माँ लता दीक्षित इस तरह बिन बुलाए यहाँ आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गायत्री के चेहरे से लग रहा है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए कोई जगह मिल सकती है जहाँ गायत्री आराम कर सके? यह सुनते ही किरण ने जवाब दिया, जी जी बिल्कुल, आप मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर किरण खड़ी हुई और रूम की तरफ जाने के लिए रास्ता दिखाया। लता ने गायत्री को खड़े होने में मदद की और फिर दोनों किरण के पीछे गए। वो दोनों किरण से थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। लता ने धीमी आवाज में गायत्री को मामला पूछा। गायत्री को रोना आ रहा था। जिंदल परिवार के टेबल पर जो भी बातें हुई उसके बारे में बताते हुए गायत्री ने कहा, उसने जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ किया माँ। अकेले में उसे मुझे साफ साफ कहा था कि उसे मेरे अतीत की परवाह नहीं है और वो जिंदगी भर मुझसे प्यार करेगा। लेकिन अचानक से उसने रुद्र और मेरे रिश्ते के बारे में जिक्र कर दिया।
यह सुनकर लता की भौहें उठ गई। उसने देखा कि किरण अभी भी आगे कुछ दूरी पर थी। लता ने धीमी आवाज में गायत्री से पूछा, क्या उसने मिस्टर और मिसेस जिंदल के सामने तुम्हारे और रुद्र के बारे में पूछा? इसके जवाब में गायत्री ने लता का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ हाँ, उसने यह भी कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना बोलने के बाद गायत्री ने अपनी आवाज एकदम धीमी करते हुए कहा, मुझे लगता है मेरे साथ सब कुछ करने के बाद अब वो अपने हाथ खड़े कर देना चाहता है ना? गायत्री की बात सुनने के बाद लता ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, आज बहुत से लोग हैं, इसलिए जिंदल परिवार अपनी इज्जत खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच इतना कुछ हुआ है, इसलिए जिंदल परिवार को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इस परिवार में शादी करनी ही है। लता ने अपनी बात पूरी ही की थी, तब आगे चल रही किरण एक कमरे के दरवाजे पर रुकी और कहा, यह गेस्ट रूम है, मिस दीक्षित, अंदर चलकर पहले आराम करो। यह सुनकर लता ने किरण का शुक्रिया अदा किया और गायत्री को अंदर लेकर गई। रूम में दाखिल होने के बाद लता ने गायत्री को सोफे पर बिठाया और उसके कान में फुसफुसाया, वैसे भी अब तुम्हारी और रुद्र की शादी होने से रही, इसलिए अब तुम्हें इस बच्चे की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मिसेस जिंदल तुम्हें कुछ भी पूछें तो तुम अपनी बात पर अड़ी रहना कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और रुद्र के साथ तुम्हारी इंगेजमेंट टूट चुकी है, समझ गई? लता की बात सुनकर गायत्री ने अपना सर हाँ में हिलाया। लता गायत्री को यह सब सूचना दे रही थी, तब एक नौकरानी ट्रे में नींबू पानी लेकर आई। किरण ने एक गिलास उठाकर गायत्री को देते हुए कहा, लो, पहले नींबू पानी पियो बेटा, अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास भी भेज सकते हैं। यह सुनते ही लता ने किरण को बताया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर लता ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लगता है कि गायत्री को थोड़ा सदमा लगा है। दोनों बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पता नहीं आज अचानक मिस्टर जिंदल जूनियर को क्या हो गया। इससे गायत्री को भी बहुत दुख पहुंचा है। लता की बात सुनकर किरण ने नौकरानी से रूम से बाहर जाने को कहा। आज जो हुआ उससे किरण भी कंफ्यूज थी। हालांकि वह जिंदल परिवार में इतने सालों से थी और उसने भी दुनिया देखी हुई थी। किरण अभी भी शांत थी। उसने लता को समझाते हुए कहा, देखिए मिसेस दीक्षित, मेरे बेटे ने गायत्री को नाराज़ किया, उसके लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। यह सुनकर लता ने धीरे से कहा, अरे यह आप कैसी बात कर रही हैं मिसेस जिंदल? बच्चे एक दूसरे के प्यार में हैं और दोनों बालिग हैं। आपको तो पता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। किरण लता की बात का मतलब समझ गई थी। हालांकि उसे एक और चीज़ कन्फर्म करना बाकी था। उसने लता से कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने यह भी कहा था कि गायत्री का रुद्र आहूजा से रिश्ता है। यह सुनते ही तुरंत लता ने कह दिया कि वो सब गायत्री का गुजरा हुआ कल था। गायत्री और रुद्र का रिश्ता इतना सीरियस कभी नहीं था और यह बात भी बहुत पहले की है। लता की बातों से किरण धीरे धीरे कन्विंस होने लगी थी। लता ने किरण को आह भरते हुए बताया, आपको तो पता ही होगा कि आजकल मीडिया और रिपोर्टर्स भी पैसों के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रुद्र से गायत्री की एंगेजमेंट, गायत्री की प्रेगनेंसी, यह सब मीडिया की ही साजिश थी। रुद्र और गायत्री का रिश्ता जरूर था, लेकिन वो लोग पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे और अब तो लंबे टाइम से गायत्री रुद्र के कांटेक्ट में भी नहीं है ना गायत्री? यह सुनते ही गायत्री ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद यह सब गॉसिप सुनकर ही मिस्टर जिंदल जूनियर ने मुझे इतने कड़वे शब्द कहे, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना बोलने के बाद गायत्री ने अपने गाउन की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, अगर वो मुझे प्यार नहीं करते तो मुझे इतना खूबसूरत गाउन क्यों भेजते? लता ने गायत्री की बात आगे बढ़ाई और बताया कि सच में गायत्री और मिस्टर जिंदल जूनियर बहुत क्लोज हैं। लता ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले उसने खुद बाहर गार्डन के एक कोने में मिस्टर जिंदल जूनियर और गायत्री को फुसफुसाते हुए देखा, लेकिन कोई तो है जिससे इन दोनों की खुशियां देखी नहीं जाती।
लता की बात सुनते ही किरण को याद आया कि थोड़ी देर पहले नौकरों के बार बार बुलाने पर भी कबीर डिनर टेबल पर आया नहीं था। अब जाकर किरण को समझ आया कि उस वक्त कबीर और गायत्री अकेले में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आखिर किरण बोहे चढ़ाकर बोली, तो फिर मेरे बेटे ने अब तक मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? यह सुनकर लता ने तुरंत उसे तसल्ली दी। आजकल के सभी नौजवान ऐसे ही हैं। जब तक वो लोग शादी करने का फैसला नहीं करते तब तक एक दूसरे के घर वालों से मिलवाते ही नहीं। गायत्री भी ऐसी ही है। अगर मिस्टर जिंदल जूनियर ने गायत्री के लिए घर पर कपड़े नहीं भेजे होते तो हमें भी कहाँ पता चलने वाला था। लता और गायत्री दोनों मिलकर किरण को समझाने लगी। किरण ने कुछ देर तक उनकी बातें सुनी और उसे दोनों पर भरोसा होने लगा। किरण कबीर को जितना जानती थी वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलने के बदले करके दिखाता था। उसने कभी नहीं कहा था कि वो एक लड़की को अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता है। यह तो अशोक को बाहर से पता चल गया था कि कबीर ने किसी के लिए कपड़े डिज़ाइन करवाए थे, इसलिए उन सब को इस बारे में पता चला। किरण को लगा कि अब उसे मामला समझ आ रहा था। आखिर में किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि यह सब एक गलतफहमी थी। गायत्री की तरफ मेरे बेटे का रवैया अच्छा नहीं था, इसलिए एक बार फिर मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं कबीर के पापा से बात करूँगी कि वह उसे गायत्री से माफ़ी मांगने के लिए समझाए। यह सुनकर लता की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, इसमें मिस्टर जिंदल को शामिल करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता एक बेटा अपनी माँ की बात मानने से इनकार करेगा। इसके जवाब में किरण ने एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, दरअसल हमारे परिवार की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कबीर मेरा सगा बेटा नहीं है। यह सुनकर लता और गायत्री दोनों ही चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। किरण ने आगे कहा, कबीर मेरे साथ बहुत कम रहा है क्योंकि काफ़ी सालों तक वो अब्रॉड था और ज़्यादातर वह अपने पिता से कांटेक्ट में था। मेरे पास उसकी माँ होने का टाइटल ज़रूर है लेकिन हम दोनों ज़्यादा करीब नहीं हैं। यह सुनकर लता ने कहा, क्या आप उनकी सौतेली माँ हैं? किरण ने अपने हाथ मलते हुए कहा, दरअसल अशोक ने कबीर को गोद लिया था। उसके कुछ सालों बाद मेरी और अशोक की शादी हुई थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि कबीर अपनी सौतेली माँ से ज़्यादा अपने पिता के करीब है। यह सुनकर लता ने तुरंत किरण की दुखती रग पकड़ ली और उसके साथ सहमत होते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सौतेली माँ से नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि सौतेली माँ बच्चे को टॉर्चर करती हैं, लेकिन जो सौतेली माँ होती हैं वही जानती हैं कि इस पोजीशन पर रहकर घर परिवार और रिश्ते संभालना कितना मुश्किल होता है। लता की बात सुनते ही किरण ने अचानक ऊपर देखा और कहा, आपने ठीक कहा। मैं भी अपने बड़े बेटे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। आप मेरी पोजीशन के बारे में अच्छे से समझते हैं। क्या आप भी एक सौतेली माँ हैं? इसके जवाब में लता ने निराशा में अपना सर हाँ में हिलाया। उसने एक बेबसी के साथ कहा, मेरे पति महेश की पहले एक बेटी है और हाल ही में हमारे घर पर रहने आई है। वो हर बात पर मेरा विरोध करती हैं, यहाँ तक कि महेश भी उसे कुछ नहीं कहते। मैं भी आपकी तरह उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। मुझे चाहे कितना भी गुस्सा आया हो, उसे पीने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता। वो दोनों सौतेली माँ थी। किरण ने लता से अपनेपन का एहसास पाया और तुरंत ही दोनों के बीच का संबंध गहरा हो गया। क्या लता की यह चालाक कहानी एक नया मोड़ देने वाली थी?